जी नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.9 टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। जी लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो था 14.8 CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 14 का वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। बच्चों डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर है जो है 14.15 यानी 15 ये मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लिया ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, और इसको हमने रखा हुआ है एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द क्या है, कॉइल है, ठीक है। इस तरफ देखें इनसाइड, इस तरफ आउटसाइड आ रही है। ओके, तो हमने क्या मालूम करना है, हमने देखना है कि जब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा, ये हमने टर्मिनल लगाए हुए हैं करंट के लिए, ठीक है। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो क्या होगा कि ये जो कॉइल है ये रखी हुई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जैसे ही करंट इसमें से गुजरेगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी। अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कॉइल के अंदर पैदा होगी मैग्नेटिक फील्ड, या ड्यू टू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल की वो कम है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली वो क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, ये कॉइल जो है रोटेट करना शुरू हो जाएगी, यानी कपल प्रोड्यूस होगी और इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, और ये कॉइल जो है ये रोटेट करना शुरू कर देगी। इसकी डायरेक्शन दी हुई है, ये इसकी रोटेशन है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज ये क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। हमने जो है इस कॉइल के ऊपर लगने वाला टॉर्क जो है, क्वांटिटी ऑफ टॉर्क जो है वो मालूम करना है। ओके, आपको पता है कि कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, करंट कैरी कंडक्टर जिसकी लेंथ L हो, ठीक है, L उसकी लेंथ है, उसको अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जिसमें से करंट गुजर रहा है उस कंडक्टर में से, तो उस पर लगती है एक मैग्नेटिक फोर्स। उसकी क्वांटिटी जो है मैग्नेटिक फोर्स की वो होती है, उसमें से गुजरने वाले करंट I, उसकी लेंथ L, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है B, और जिस एंगल पे रखा हुआ है उस एंगल साइन थीटा पे, ठीक है। अब बात यह है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के हमने 4 कंपोनेंट्स कर लेने हैं, ठीक है, लेंथ वाइज। एक है हमारे पास AB, दूसरा BC, फिर CD और DA, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो जो कंपोनेंट हमारे AB और CD हैं, कंपोनेंट AB एंड CD, ये दोनों जो हैं ये अलोंग द फील्ड है, ठीक है, यानी ये नॉर्मली अलोंग द फील्ड है। ये या तो 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, या तो ये 180 डिग्री के ऊपर, यानी दो साइड्स हैं CD और AB जो हैं ये कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री। अगर हम ये दोनों वैल्यू जो हैं थीटा की जगह पुट करते हैं तो साइन 0 वो भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री वो भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब बचे 2 कंपोनेंट, 2 साइड्स, कौन कौन सी, एक BC और एक DA, यानी जो साइड BC और DA हैं ये दोनों जो हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर किसके हैं, मैग्नेटिक फील्ड B के, यानी साइड DA एंड साइड BC ये क्या है, 90 डिग्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। जब ये 90 डिग्री पे है तो साइन 90 क्या होता है, 1, ओके। तो जब हम इनके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, ठीक है, जिस वजह से ये कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ऑपोजिटली फोर्स लग रही है, एक को आप नाम दे लें F1 का, दूसरी जो है F2 है, दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल आ जाएंगी ILB साइन थीटा, साइन 90 1 हो जाएगा, इसलिए हम वहां पे साइन 90 नहीं लिखेंगे। तो F1 और F2 जो है दोनों क्या है, सेम फोर्सेस लग रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से इसके ऊपर कपल प्रोड्यूस होगी, वो कपल जो है इसको रोटेट करेगी, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब हमने मालूम करना है टॉर्क, यानी टॉर्क मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म, ओके। यहां पे मूवमेंट आर्म जो है अगर हम देखें
तो मूवमेंट आर्म हमारे पास ये होगा। तो इस मूवमेंट आर्म की लेंथ को हम कह लेते हैं ए, ये यहां से यहां तक हम कह लेते हैं ये ए है। तो वैल्यू पुट करते हैं, टॉर्क जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स एफ मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ए। तो वैल्यू पुट करते हैं, टॉ आ जाएगा एफ थी आई एल बी और ये हो गया ए, ठीक है। ओके, सो अगर मैं देखूं आई बी और एल ए को, ठीक है, इस वाले हिस्से को एल मल्टीप्लाई बाय ए, तो बच्चों लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि ये वाला ये जो है हमारे पास इतना हिस्सा क्या बनता है, एरिया बनता है, ठीक है। लेंथ इनटू लेंथ, यानी ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ कह लें आप, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल की, तो ये क्या बन जाता है, एरिया। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं एल मल्टीप्लाई स्मॉल ए की जगह ए, क्या लिख लेंगे यहां पे हम, कैपिटल ए। तो इस तरह जो है इस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो उस पे लगने वाला टॉर्क जो है वो इक्वेशन नंबर 1 इसे कह लें। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमें उस सूरत में टॉर्क की वैल्यू देती है जब प्लेन ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर हमारी कॉइल है वो परपेंडिकुलर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल के ऊपर आ रही है, या ये कह लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एंगल थीटा के ऊपर, सपोज दैट जैसे आपकी बुक के अंदर डायग्राम है, ये दो फोर्सेस थी हमारे पास, एक फोर्स F2 थी और दूसरी फोर्स जो थी वो थी F1, ठीक है। जबकि अब मैग्नेटिक फील्ड पहले इस तरह थी, परपेंडिकुलर थी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर ना हो, वो इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल ना हो, जबकि वो किसी थीटा के ऊपर लाई करी है मैग्नेटिक फील्ड हमारी, ये किसी थीटा अल्फा के ऊपर हो, ठीक है। यहां से नहीं बल्कि यहां से लेंगे, ये प्लेन है, ये अल्फा हो जाएगा, ओके। वो किसी थीटा अल्फा के ऊपर लाई करे, तब ये एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 का वो हम इस तरह लिख सकते हैं, अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एंगल है तो हॉरिजॉन्टल एंगल हम क्या लेते हैं, कॉस की फॉर्म में हो जाएगा आई बी एल कॉस, बल्कि हाँ आई बी ए लिखेंगे यहाँ पे, एल सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है थीटा के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं पहले लिखने लगा था, आई एल बी ए कॉस अल्फा, ए हमारे पास ये होगा प्लेन, ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर इकट्ठा लिखें तो ये इस फॉर्म में बन जाता है, यानी टॉर्क इक्वल आ जाता है आई बी, इसको और इसको इकट्ठा कर लें एरिया के फॉर्म में, कॉस अल्फा। अल्फा ये एंगल होगा जिस एंगल पे वो फील्ड जो क्या होगी, यानी जिस एंगल के लिहाज से, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द कॉइल के लिहाज से होगी, ठीक है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होगी, ठीक है। यानी वो एंगल अल्फा होगा, अगर वो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, किसी भी एंगल के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, कॉस अल्फा लेंगे। अब उस सूरत में अगर हमने टॉर्क निकालना है जो कि जिस वजह से उसके अंदर कपलिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन टॉ इज इक्वल टू आई बी ए कॉस अल्फा। तो इस तरह जो है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है या उसमें प्रोड्यूस होने वाला कपल जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया उस करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर जो भी है, और कोस थीटा जो है वो उस प्लेन एंगल को शो करेगा जिसके लिहाज से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने जो टॉर्क है प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर करंट कैरिंग कॉइल के अंदर या करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो किसी भी शेप के अंदर हो सकता है।